जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हिंदी को पूरी तरीके से साथियों खत्म करेंगे। जो भी आपके साथियों स्वर्णिम क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी चुनिंदा साथियों क्वेश्चंस को मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ गया हूं। एक एक क्वेश्चन साथियों आपको चुन चुन के मारना है, समझ लीजिए, अगर आपको एग्जाम को पूरी तरीके से फिनिश करना है। तो आज की इस वीडियो में साथियों सामान्य हिंदी को देखेंगे पूरा और सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो लगभग साथियों 90 प्रश्न मैंने उठाए हैं पूरी हिंदी के और पूरी जीके के। मेरा मानना है साथियों कि इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जो भी वर्दी के दीवाने हैं क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, ये समझ लीजिएगा तैयारी में कहीं ना कहीं तो निखार आपके साथियों आ जाएगा और इस मेहनत का बदला भी आपको मिल जाएगा साथियों एग्जाम वाले दिन। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सावधानी शब्द का प्रत्यय क्या है साथियों, यानी कि सावधानी शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है, तो यहां पर एक शब्द निकलेगा सावधान। अब सावधान के अलावा क्या बचा है, बड़ी ई बची है, तो बड़ी ई तो साथियों प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही। और ध्यान रखिएगा यहां पर सिंपल टू मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी के आसान क्वेश्चन भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी है और थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी है। जैसा आपका एग्जाम आता है वैसे ही यहां पर क्वेश्चन लिए गए। देखिए, अब भाववाचक साथियों संज्ञा इसमें से आपसे पूछी जा रही कौन सी। देखिए, किसी का नाम आ गया तो वो साथियों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखिए, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है या बचपन है साथियों, मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे साथियों क्या है, एक तरीके से भाववाचक संज्ञा हो जाती है। शिव का विशेषण बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, शैव आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं साथियों, 6 भेद होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें से आपादान कारक की विभक्ति। देखिए, आपादान कारक की विभक्ति इसमें से क्या है, तो से है। ये आप सभी लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तो आंसर जिनका भी यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि यथार्थ में कौन सी संधि है साथियों, बताइए। चलिए, तो यथार्थ की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है ना। यथा धन अर्थ हो जाएगा तो दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से साथियों तत्सम शब्द क्या हो सकता है, बताइए। तो देखिए, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर बारात की, तो ये एक तद्भव शब्द है। हाथी भी आपका तद्भव शब्द है। अगर आंसू की बात करें, आंसू भी आपका तद्भव शब्द है। लेकिन वर्षा की अगर बात करें, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं साथियों बारिश। क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं तद्भव में। लेकिन तत्सम की जब से बात आती है तो इसको वर्षा कहा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, मतैक में कौन सी संधि है। अगर कोई भी शब्द आपको दिया जाए उसमें साथियों इस प्रकार की मात्राएं लगी हो तो हमेशा वहां पर कौन सी संधि होगी, हमेशा वहां पर वृद्धि संधि होगी। इतनी बात आप लोग साथियों मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 मात्राओं वाला शब्द आपको दिख जाए और पूछा जाए संधि कौन सी है, तो वृद्धि संधि आपको बता देना है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें, क्वेश्चन सैकड़ों बार मैंने देखा है रियल आपके एग्जाम में, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। और ये कोशिश कीजिए साथियों कि ये क्वेश्चन आप यहीं के यहीं बहुत अच्छे तरीके से साथियों तैयार भी कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से, बताइए। देखिए, हिंदी भाषा की जननी अगर पूछी जाती तो संस्कृत बताते आप, लेकिन हिंदी भाषा जो आई है वो साथियों अपभ्रंश से आई है। कहां से आई है साथियों, अपभ्रंश से आई है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर था ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जिसमें से बिल्कुल सही शब्द साथियों कौन सा लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको यहां पर साथियों बता देता हूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी पीडीएफ आपको दी जाए साथियों जिसमें से लगभग 70% आपका साथियों पेपर फंसे, ठीक है ना। तो एक पीडीएफ आपके लिए बनाई गई है, लगभग साथियों 245 पेजेस की वो आपको पीडीएफ दिखेगी, ठीक है ना। उस पीडीएफ की बात करते हैं साथियों, जो भी 2006 से जो भी यूपी पुलिस के पेपर हुए, कब तक, 2024 तक। अभी जो 4 पालियां हुई थी ना, अरे भाई 17-18 फरवरी 2024 को 4 पालियां हुई थी, इन सभी शिफ्ट्स का साथियों 2006 से 2024 तक की बहुत सारी शिफ्ट बनती हैं। इन सभी शिफ्ट को साथियों आपको एक पीडीएफ के रूप में दिया जा रहा है साथियों, 245 पेज है। इसमें साथियों हिंदी भी है, जीके जीएस यूपी जीके भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है और सॉल्यूशन के साथ है। क्योंकि साथियों एक पीडीएफ आपको मान लीजिए इधर मिल जाएगी तो एक पीडीएफ के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा।
उस पीडीएफ में सब कुछ है साथियों विद सॉल्यूशन। तो साथियों वो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज में दी जा रही है, 25 रुपीज में दी जा रही साथियों। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। वहां से साथियों आपको एक बारकोड दिया जाएगा, जो भी फोन पे नंबर वो देंगे वहां पर आपको 25 रुपीज का पेमेंट कर देना और अपनी पीडीएफ ले लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ से साथियों मेरा मानना है 70% पेपर तो बहुत आराम से फंस जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है, यानी कि कृपा की अगर बात करें तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, जाके पाँव न फटे बिवाई से क्या जाने पीर पराई कार। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए जस दुल्हा तन बनी बारात, इसका मतलब क्या होता है, जस दुल्हा तन बनी बारात, इसका मतलब होता है सभी साथी एक ही जैसे। क्या मतलब होता है साथियों, सभी साथी एक ही जैसे, इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बेइंसाफी में उपसर्ग क्या है बताइए। देखिए अगर यहां पर बात करें ना, इंसाफ, इंसाफ एक तरीके से शब्द अलग निकलेगा। बचा क्या साथियों, बे आपका बचा, तो बे क्या हो जाएगा, बे ही तो साथियों आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो मेरा मानना है बहुत आराम से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। उसके बाद देखिए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बह है, आवा है, आव है या हाव है। तो यहां पर अगर बात करें देखिए बहाव में जो प्रत्यय होगा ना वो आव होगा। क्या होगा साथियों, आव होगा। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए पुरोहित में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आप साथियों क्या बताएंगे, पुरस बताएंगे नहीं, पुर बताएंगे नहीं, पूरा बताएंगे नहीं साथियों, हलंत वाला बताएंगे, क्योंकि इसमें जो संधि है ना वो विसर्ग संधि है। तो पुरा धन हित हो जाएगा आपका इसका संधि विच्छेद, और पूरा की अगर बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए संधि कौन सी है तो विसर्ग संधि साथियों आपको बतला देना भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, आवा प्रत्यय नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है साथियों जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्या साथियों, आवा। चलिए तो यहां पर दिखावा में भी आवा प्रत्यय है, भुलावा में भी आवा प्रत्यय है, और चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा शब्द में साथियों आवा प्रत्यय नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। देखिए उपसर्ग की अगर यहां पर बात करते हैं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय उन्हीं शब्दों में साथियों निकल सकते हैं जिनका संधि विच्छेद बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई या उपकार, तो यहां पर जो उप है ना साथियों यही तो आपका क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा और उपसर्ग हो जाएगा, और यही आपसे पूछा भी गया था तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए। देखिए वाकई में साथियों वही सवाल मैं आपके लिए लाया हूं जो अभी साथियों जो लेवल आपका आया था ना 17-18 फरवरी 2024 को, वही लेवल मैं यहां पर लाया हूं हिंदी का। तो हिंदी में आप अगर पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो ये डेली क्लास होती है साथियों, डेली क्लास 8:30 बजे, लगभग 8:30 के आसपास। तो डेली क्लास में अगर आप साथियों आते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा मानना है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपका हिंदी में छूटे, जो आपका मैथ में छूटे, जो आपका रीजनिंग में छूटे, क्योंकि सामान्य ज्ञान थोड़ी सी अटपटी आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर 25 प्रश्न आप 38 प्रश्न में से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे आप स्टूडेंट माने जाओगे, बहुत अच्छा आपका साथियों स्कोर माना जाएगा। प्रत्यय का प्रयोग हुआ यानी कि किस शब्द में साथियों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों धनिक में एक आपका जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से साथियों प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है बताइए, किस शब्द में साथियों प्रत्यय लगा हो। तो यहां पर साथियों देखिए सागर एक रूढ़ शब्द है, इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, और इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता ना तो उसमें से प्रत्यय निकाला जा सकता है और ना ही उपसर्ग निकाला जा सकता है। उसी प्रकार नगर भी एक रूढ़ शब्द है, तो इसमें से साथियों ना तो प्रत्यय ना उपसर्ग निकाला जा सकता है। लेकिन जादूगर शब्द का साथियों हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जादू अलग हो जाएगा और गर अलग हो जाएगा। तो इसमें साथियों प्रत्यय क्या आपका निकलेगा, गर शब्द आपका प्रत्यय निकलेगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों बताइए। देखिए उपसर्ग का प्रयोग, ये तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों उप शब्द में उपसर्ग है, तो यही आपका राइट आंसर है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग साथियों आपको बताना है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों निर्वाह की अगर बात करें बताइए। चलिए
तो क्या आपका बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा? यहां पर निर आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी कि किस शब्द में साथियों प्रत्यय है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अभियोग में, अपमान में, व्यायाम में साथियों बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए किसकी रचना प्रत्यय से हुई है, तो ना तो साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, मुझे यहां पर किसी शब्द में एक तरीके से जो है ना वो प्रत्यय रचना नहीं लग रहा है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, चिरायु शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा बताइए। तो चिरायु की अगर बात करें, इसमें साथियों क्या हो जाएगा, एक तरीके से साथियों चिर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों, चिर हो जाएगा। और कौन सा चिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस शब्द में साथियों उपसर्ग नहीं है, यानी कि उपसर्ग ही नहीं है, तो मैं कहूंगा साथियों पराजय में है, अपवाद में है, प्रभाव में है, लेकिन ओढ़ना में नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है साथियों बताइए। तो कौन से शब्द की बात चल रही है साथियों, प्रेस की बात चल रही है, और प्रेस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए पवित्र की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सी संधि है साथियों, इसमें अयादी संधि है, ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि, अयादी संधि है, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में तत्सम शब्द का साथियों चयन कीजिए बताइए, यानी कि इसमें से साथियों तत्सम शब्द आपको कौन सा लग रहा है। ये आपका तद्भव शब्द है, ये भी साथियों तत्सम नहीं, ये भी तत्सम नहीं। इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका, ये तो कोट एक तरीके से साथियों क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का। उद्गम की अगर बात करते हैं ना, ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पाठशाला किस प्रकार का शब्द है साथियों बताइए। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ऋण वो शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, और यौगिक वो शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो सकता है। तो इस शब्द का संधि विच्छेद बहुत आराम से साथियों हो जाएगा, पाठ आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और शाला आपका साथियों अलग हो जाएगा। तो इसकी अगर बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद हो सकता है, और जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सकता है उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। उसके बाद देखिए का वर्ण किसके योग से बना है बताइए। तो देखिए का वर्ण की अगर बात करें, देखिए किसी भी व्यंजन में कहीं ना कहीं छोटे आ की मात्रा लगी ही होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर खा लिखूं, तो कहीं ना कहीं इसमें साथियों क्या छोटे आ की मात्रा लगी है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें इसमें छोटे आ की मात्रा हम निकालें, मान लीजिए हम निकालें, तो पता ये क्या बन जाएगा, तो ये खा तो रह जाएगा लेकिन हलंत वाला खा लग जाएगा। उसी प्रकार इसमें से अगर हम क्या निकालें, छोटे आ की मात्रा निकालें, तो ये हलंत वाला काब लग जाएगा, और इसमें छोटा आ है तो छोटा आ भी दिखाई देगा आपको। यानी कि इसका अगर वर्ण का योग किसके योग से बना है, तो का हलंत प्लस आ से बना है। उसके बाद देखिए ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, आपसे साथियों कुल मिला के पूछा जा रहा है बताइए। तो ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं साथियों, व्यंजन के प्रकार हैं। राइट आंसर आपका जाएगा एक के साथ। उसके बाद देखिए स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं साथियों, तो 25 यहां पर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 25 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए शाह कौन सा व्यंजन है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों शाह की, तो ये तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा साथियों। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, यानी कि कौन सा शब्द आपको लिखा हुआ सही नहीं लग रहा है बताइए। चलिए वर्ण संबंधी अशुद्धि है बताइए। तो देखिए यहां पर मुझे दो शब्दों में दिक्कत लग रही। एक तो दिक्कत जो लग रही है साथियों वो अनाधिकार में लग रही है, क्योंकि अनाधिकार नहीं होता है साथियों। क्या शब्द होता है मैं आपको यहां पर बतला देता हूं, अंधिकार शब्द होता है साथियों। क्या शब्द होता है, अंधिकार शब्द होता है। और यहाँ पर छोटे आ की मात्रा नहीं बल्कि बड़े ओ की मात्रा, बल्कि ये सही है और ये भी सही है। तो साथियों जो यहाँ पर दिक्कत थी वो मैंने आपको बतला दी। उसके बाद देखिए किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है बताइए। चलिए किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर नारी गायिका ऐसे लिखा जाता है, अनाथा अनाथ की अगर बात करें गोपी भी ऐसे लिखा जाता है। लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं तो नारी ऐसे नहीं साथियों लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के साथियों, कुल मिला के राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए
यहां पर अगर बात करें कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, तो किसमें साथियों हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? अगर मैं आपको बताऊं साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी वाला है इसमें नहीं है, और यही आपका बिल्कुल क्या होगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चंद्र बिंदु संबंधी साथियों अशुद्धियां किसमें है बताइए। चलिए तो किसमें है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए अंगना सही है, दांत सही है, चांद सही है, पहुंच नहीं सही लिखा हुआ है साथियों, नहीं लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से योजक चिन्ह की अगर बात करते हैं, देखिए योजक चिन्ह तो आपका जो बीच में एक तरीके से जो डैश होता है ना, डैश आपका, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा साथियों बनाई गई है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा साथियों बनाई गई है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो बुढ़ापा बनाई गई, यानी कि भाववाचक साथियों संज्ञा जो है यहां पर क्या है, एक तरीके से बुढ़ापा है, और ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है साथियों बताइए। चलिए क्या आपका यहां पर साथियों राइट आंसर हो सकता है। समूहवाचक की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए इसमें अगर समूहवाचक की अगर बात करें तो जो सभा शब्द है आपका, ये एक समूहवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। कौन सी शब्द पुल्लिंग, यानी कि कौन सा शब्द इसमें से साथियों पुल्लिंग है बताइए। अदालत कैसी है, गिलास कैसा है, तो कैसा आ गया साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताइए। तो अकर्मक क्रिया कहां पर है, पत्र लिखता है, लिखता है, पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। मैं बालक को जगवाता हूं, गेहूं पिस रहा है, गोपाल को हंसा रहा है। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से अकर्मक क्रिया हो जाएगी। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी वाले में अकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है बताइए। चलिए तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ठीक है ना। मिश्र वाक्य क्या यहां पर साथियों बात की गई है। चलिए लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, दिक्कत अगर बात करें, आंसर आपका जो जाएगा यानी कि विशेषण उपवाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में होगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा है बताइए। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, देखिए कहीं पर भी अगर आपको के देखने को मिल जाए तो वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है बताइए। तो अल्प विराम चिन्ह की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये वाला आपका जो होगा ना, ये आपका साथियों एक अल्प विराम ही कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है, देखिए इसकी अगर बात करते हैं ये अल्प विराम, ठीक है ना, और यहां पर अगर पॉइंट में लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से अर्ध विराम हो जाएगा। और ऐसा कहां पर आपको नजर आ रहा है, तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। तो जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कैसा है साथियों बताइए। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य तो नहीं है, ये इच्छावाचक वाक्य भी नहीं है, इसमें कोई मनादी नहीं की जा रही, इसलिए निषेधवाचक वाक्य भी नहीं है। ये साथियों विस्मयबोधक वाक्य है। क्या है, विस्मयबोधक वाक्य है, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राम घर गया, उसने मां को देखा। इसका संयुक्त वाक्य अगर मैं आपको साथियों बनाऊं तो कैसे मैं बनाऊंगा। देखिए राम ने घर जाकर मां को देखा, ये संयुक्त वाक्य थोड़ी ना होगा। राम घर गया अतः उसने मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए संयुक्त वाक्य में साथियों तथा और किंतु परंतु ऐसे शब्द आ जाते हैं, यहां पर और आ गया है तो ये इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह कैसा वाक्य है बताइए। चलिए देखिए वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ये आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा साथियों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक साथियों देखिए दो तरह एक तरीके से होते हैं, एक उद्देश्य होता है वाक्य में और एक विधेय होता है। जिसके मैंने कहा मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें मोहन उद्देश्य हो जाएगा और खाना खा रहा है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है बताइए। देखिए जब भी साथियों संयुक्त वाक्य होगा वहां पर कौन कौन से शब्द लिखे होंगे, वहां पर साथियों आपका और शब्द लिखा होगा, आपका साथियों किंतु शब्द लिखा होगा, ठीक है ना, परंतु शब्द लिखा होगा, लेकिन शब्द लिखा होगा। तो यहां पर के आ गया, ये तो साथियों मिश्र वाक्य है। ये भी नहीं है साथियों, यहां पर आपका और आपको दिख रहा है ना, उसने खाना खाया और सो गया, तो ये आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर अगर बात करें भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के यहां पर क्वेश्चन जो है ना वो साथियों शुरू हो चुके हैं। तो अच्छे तरीके से साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे साथियों कि कितना आपका स्कोर रहा। और आपने अभी तक साथियों इस वीडियो को अगर लाइक ना किया हो साथियों, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक भी आप सभी लोग साथियों अवश्य कर देंगे। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल साथियों कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चावल है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल आपको बताना है। बहुत टॉप लेवल के साथियों यहां पर आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो साथियों सामान्य ज्ञान के हों। उसके बाद देखिए भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर भूमि की जब हम बात करते हैं तो साथियों वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है, तो धान उगाए जाते हैं। ये आपको लोगों को मालूम होगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन तो मूंगफली का साथियों गुजरात में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है, मध्य प्रदेश है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो केरल आपका सही जवाब होगा। यानी कि कहां से काजू, कहां से केरल, आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक, यानी कि दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भारत का वो एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है, यानी कि केसर की अगर बात करते हो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो जम्मू कश्मीर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत का एकमात्र राज्य वो है साथियों जो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो साथियों जम्मू कश्मीर है। ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो रेशम की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटक का नाम साथियों सबसे पहले आ जाता है। किसका नाम सबसे पहले आ जाता है, कर्नाटक का नाम साथियों सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद देखिए फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बतलाइए। तो यहां पर अगर बात करें फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सब्जी के उत्पादन की जब हम बात करते हैं साथियों तो दूसरे स्थान पर है। यानी कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जूट के मामले में तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है बताइए। तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है साथियों, दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा और चाय के मामले में सुना होगा। यानी कि सर्वोत्तम चाय, बेस्ट चाय कहां पर होती है, तो दार्जिलिंग में ही होती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है साथियों बताइए। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय कहां पर होती है, तो असम में होती है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है, तो कर्नाटक है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य की जब हम बात करते हैं तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहां किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। चलिए, तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है साथियों, केरल में होता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य साथियों, पश्चिम बंगाल है राइट आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य साथियों कौन सा है, तो दूध के उत्पादन में यानी कि दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश करता है। कौन सा करता है राज्य, उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ साथियों कब हुआ था, तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1970 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1970 में हुआ था। उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत का सबसे ज्यादा पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा साथियों, पश्चिम बंगाल है राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि गेहूं उत्पादक राज्य साथियों उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है, कर्नाटक है। कौन सा है साथियों, कर्नाटक है। इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती साथियों आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आपके सिलेक्शन में साथियों ये चैनल बहुत अहम और बहुत बड़ी भूमिका साथियों निभाने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में साथियों मैं आपको ऐसा ऐसा कंटेंट देने जा रहा हूं जो कंटेंट पढ़कर साथियों एग्जाम को साथियों बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, बहुत आसानी से लिस्ट में नाम लाया जा सकता है। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत साथियों लाइक कर लीजिए। और वीडियो के एंड में आप लोग देखिएगा, उस लिंक पर साथियों जरूर जाइएगा जो लिंक मैंने आपको साथियों अवेलेबल कराया है। चलिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, किसकी बात चल रही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चावल यहां पर पहले नंबर पर आ जाएगा। किस नंबर पर आ जाएगा साथियों, पहले नंबर पर आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदार कौन सा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है ताप विद्युत की। किसकी है साथियों, ताप विद्युत की है राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, बताइए। तो कौन सा है, तो आप भी जानते होंगे साथियों तारापुर जो परमाणु ऊर्जा एक तरीके से है, ये भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जो उत्पादन केंद्र है ना तारापुर, ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन और पहले नंबर का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां पर हुई थी, बताइए। तो भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति कहां पर हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी साथियों। कहां पर हुई थी, दार्जिलिंग में हुई थी राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के वाणिज्यिक उत्पादन ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो लगभग 67% की अगर बात करते हैं तो इतने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, कोयले की बात चल रही है। यानी कि कोयले की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत में सबसे ज्यादा लोहा जो पैदा करता है वो छत्तीसगढ़ करता है। कौन सा राज्य करता है साथियों, छत्तीसगढ़ करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जस्ते उत्पादक राज्य की अगर बात करते हैं तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों, ओडिशा है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत में सर्वाधिक हीरा इनमें से किस राज्य में निकाला जाता है, तो हीरे के लिए तो साथियों पन्ना की खाने बहुत फेमस है, नाम आपने सुना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है भारत में स्वर्ण कहां पर पाया जाता है, बताइए।
तो भारत में स्वर्ण कहां पर पाया जाता है साथियों? कोलार में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो कहां पर पाए जाते हैं साथियों? झारखंड में एक तरीके से पाए जाते हैं। वैसे हैं छत्तीसगढ़ में भी, ऐसी बात नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है। उसके बाद देखिए भारत में खनिज तेल के भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो यहां पर अगर बात करते हैं भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था वो डिगबोई में साथियों प्रारंभ किया गया था। कहां पर प्रारंभ किया गया था? डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान साथियों कहां पर स्थित है? बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों? जादूगोड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से भारत का वो राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो साथियों यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा तो वो महाराष्ट्र के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ है साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए। तो अंकलेश्वर की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए साथियों जाना जाता है। ये आप लोग एक तरीके से क्या रखेंगे? एक तरीके से आप लोग साथियों याद रखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि 90 एकदम टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस होंगे आज की इस वीडियो में। तो 90 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, जो क्वेश्चन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूं कि जीके जीएस के बीच में से कई सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और हिंदी के साथ साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि यहीं से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्लास साथियों डेली होती है। आज मैथ रीजनिंग नहीं हो पाई, वैसे मैथ रीजनिंग के सवाल साथियों भी इसमें ऐड होते हैं। तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उसको साथियों आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए लिंक ऐसे करके होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप कांटेक्ट साथियों कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अपने ग्रुप्स के साथ साथियों शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।